Hello and welcome to Upright Classes. I am Ajo Shweta and we have been discussing about Indian economy from 1950 to 1990. प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी एंड हमारे इकोनॉमिक सिस्टम कौन से थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या क्या थे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हम ये बात करेंगे कि इंडिया को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों थी। नाउ प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में भी नेसेसरी होती है, हमारे सारे पार्ट्स में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्रेंड से मिलना है तो मैं प्लान आउट करूँगी कि हमें कहाँ मिलना चाहिए, कितने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहिए। सेकेंडली, अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं प्लान आउट करूँगी कि मुझे मार्केट जाके शॉपिंग करनी है या फिर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। देन मैं चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी, कंपेयर करूँगी, मेरा बजट डिसाइड करूँगी एंड सो ऑन। सो इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए भी प्लानिंग रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, वो स्टैग्नेंट थी एंड उसे इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट थी। सो ऑब्वियसली प्लानिंग नेसेसरी थी। प्लस हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, बट इस मिक्स्ड इकोनॉमी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग रिक्वायर्ड थी। कितनी ओनरशिप होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर की एंड प्राइवेट सेक्टर की, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने चाहिए, क्या उनका शेयर होना चाहिए एंड सो ऑन। इसके लिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी। नाउ मूविंग ऑन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं बाय कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अथॉरिटी, सोच समझ के लिए गए डिसीजंस, एंड उन्हें लेता कौन है, हमारी अथॉरिटी लेती है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम स्पेसिफाइड होता है, उस टाइम पीरियड में जो भी प्लान्स, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। टाइम स्पेसिफाई करना क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है तो मैं ये डिसाइड करूँगी कि मुझे नेक्स्ट वीक मिलना है या मुझे नेक्स्ट मंथ मिलना है। सिमिलरली अगर मुझे पॉवर्टी रिमूव करनी है इंडिया से तो ये टाइम डिसाइडेड होगा, ऑलरेडी मैं डिसाइड करूँगी कि 5 ईयर्स में रिमूव करनी है, 10 ईयर्स में रिमूव करनी है या 20 ईयर्स में रिमूव करनी है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया था इन 1950। ना उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो इसके चेयरमैन होते थे, एंड इन 2015 प्लानिंग कमीशन रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग। क्योंकि हमारी जो इंडिया थी वो अब थोड़ी डेवलप थी, तो उसे एक डेवलप्ड वर्जन की रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए। सो प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड इन 2015 बाय नीति आयोग। नाउ ये जो नीति आयोग था, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे जो फिज़िकल रिसोर्सेज है, वो स्कार्स है, सो उनका अच्छे से अलॉटमेंट हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ताकि जो हमारे पुअर पीपल है, जो हमारे वाइडर सेक्शन को हमारा ये बेनिफिट हो सके कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सब तक पहुंच सके। सो इसके लिए नीति आयोग को सेटअप किया गया था, एंड नीति आयोग में भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही इसका चेयरमैन होता है। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लानिंग करते टाइम स्पेसिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है। सो वैसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग करते टाइम लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं एंड क्या रिक्वायरमेंट थी, अब हम वो बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, एंड देन उससे हम समझेंगे कि लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या थे। नाउ फर्स्टली शॉर्ट पीरियड गोल्स जो होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं, एंड दे आर प्लान स्पेसिफिक। लाइक हर 5 ईयर प्लान में डिफरेंट प्लान हो सकता है, डिफरेंट गोल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 ईयर का मेरा प्लान है कि मुझे एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना है। सेकेंड 5 ईयर में मेरा प्लान है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्हांस करनी है। देन नेक्स्ट 5 ईयर में मेरा प्लान है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लेके आनी है। एंड लास्टली नेक्स्ट 5 ईयर में मेरा प्लान है कि मुझे पॉवर्टी रिमूव करनी है। सो ये जो मेरे 5 ईयर्स प्लान है ये प्लान स्पेसिफिक है। प्लान स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिकली मैं एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही हूँ, स्पेसिफिकली मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एनहांस करना चाहती हूँ,
सो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है। बट लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं फॉर ऑल द 5 years प्लान। लॉन्ग पीरियड गोल 20 years के लिए बनाए जाते हैं एंड वो जो गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं सारे 5 years प्लान से। नाउ कॉमन कैसे होते हैं? बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग होता है। इन चारों प्लान्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है ग्रोथ इन आवर इकोनॉमी। सो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉमन होता है फॉर ऑल द 5 years प्लान। सो नाउ हम समझ चुके हैं कि शॉर्ट पीरियड गोल्स जो होते हैं वो 5 years के लिए बनाए जाते हैं एंड लॉन्ग पीरियड गोल्स जो होते हैं वो 20 years के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें हम पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो 20 years के लिए होते हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स 5 years के लिए होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेट किए जाते हैं एंड इसमें नंबर ऑफ 5 years इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन होता है। बट जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेराई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है उस अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। इसलिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स प्लान ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हर प्लान में वेराई करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे कि हमारे ये जो 5 year प्लान्स थे इनके पीछे क्या गोल्स थे या क्या क्राइटेरिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 5 year प्लान लॉन्च किया गया था ताकि हमारी जो इकोनॉमी में बैकवर्डनेस है वो रिमूव हो सके एंड हमारा इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सके, प्लस हमारे जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका अपलिफ्टमेंट हो सके एंड हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके। सो हमारा फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च हुआ था 1 April 1951 टू 31 March 1956 एंड हमारे ये जो 5 year प्लान थे इसमें ये ध्यान रखा जाता था कि हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है एंड हमारे जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि कॉन्ट्रडिक्ट करे एक दूसरे को। सो हमारे गोल्स क्या थे 5 year प्लान्स के पीछे, या फिर हम ये कहेंगे कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, अब हम वो स्टडी करेंगे। सो हमारा फर्स्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ, देन मॉडर्नाइजेशन जिसमें नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती थी या फिर अपडेट होती थी, देन फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रियलाइंस एंड इक्विटी। नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे 5 year प्लान्स थे उसका फर्स्ट गोल क्या था या हमारा फर्स्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था। सो हमारा फर्स्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ। नाउ ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। एक कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होना, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। नाउ ग्रोथ कैसे मेजर होती है? ग्रोथ मेजर होती है जीडीपी से एंड जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन 1 year। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी टोटल वैल्यू। नाउ ये टोटल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ऑब्वियसली ये टोटल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी, जीडीपी ज़्यादा होगी तो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो भी ज़्यादा होगा एंड इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे बोलते हैं? जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में इंक्रीमेंट हो उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। नाउ हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसकी वजह से हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो नंबर ऑफ पीपल के पास पहुंच पाएंगे एंड वो भी एक वेराइड लाइफ या फिर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। सो जब ये गुड्स एंड सर्विसेज इतने लोगों के पास पहुंचेंगे तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होने लग जाएगी, जिससे कि हमें और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एंड जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड हमारा मोटिव भी यही है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आनी है कंट्री में। सो बेसिकली
हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है या तो हम इंक्रीज़ करें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर हम अपने रिसोर्सेज में इंक्रीज़ करें। ना हमारे रिसोर्सेज तो बहुत स्कार्स है, लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। सो हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज़ करना है, एंड जिससे कि क्या हो, हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, या फिर हम ये बोलें कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज मॉडर्नाइजेशन। नाउ मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अपडेशन या फिर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। नाउ लास्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि ग्रोथ कैसे ला सकते हैं हम? बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ अगर हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज करना है तो हमारे प्रोड्यूसर्स को न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा या फिर यूज़ करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर चाहता है कि उसको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो उसको ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स छोड़ के ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स होते हैं जो हाई रिजल्ट्स देते हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली एक फैक्ट्री ओनर को अगर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसे न्यू एडवांस मॉडर्न मशीन्स यूज़ करनी पड़ेगी। एंड ये ना ही सिर्फ प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज करती है, अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करें तो हमारे जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, एंड हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमारे जो इंडियन प्लानर्स है वो मॉडर्नाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड मॉडर्नाइजेशन सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से मॉडर्नाइजेशन नहीं हो जाता, बल्कि हमारा सोशल आउटलुक भी चेंज होना चाहिए। सोशल आउटलुक मीन्स हमारी सोच चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए। मेन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनका इक्वली टैलेंट यूज़ होना चाहिए ना। आजकल हम देखते हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो चुका है तो अब हम देखते हैं कि बैंक्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में हर जगह विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन काम करती है। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि नई टेक्निक्स भी यूज़ करो प्लस आपकी सोच को भी मॉडर्न करो। सो इसीलिए ये हमारे 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था। नाउ द नेक्स्ट गोल ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो लोग काम कर सकते हैं एंड जो काम करना चाहते हैं एट द प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट उन्हें काम मिले। ऐसी सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। नाउ दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि एटलीस्ट लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो। नाउ हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें एंड इस ग्रोथ का बेनिफिट वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुँचे। सो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। Now full employment does not mean कि there is a situation of zero unemployment. There is always a natural or minimum rate of unemployment present in the economy. क्यों होती है ये natural rate of unemployment? Because of the structural changes. Structural changes means with the introduction of new technology in the production system. हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में न्यू मशीन्स या न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट, बट अल्टीमेटली इससे लोग अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेते हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से हमारे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ होते हैं। सो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है क्योंकि हम डिमांड करते हैं। सो उससे हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है एंड हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है। सो अल्टीमेटली मॉडर्नाइजेशन से हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, बट जब हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन आता है, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू मशीन्स को अडॉप्ट करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट गोल ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज सेल्फ रिलायंस। नाउ सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, say for example food grains.
Now it is one of the most important long-term objective to attain economic self-reliance because it implies a situation of reduction in dependence of foreign capital. Now India depend करती थी other countries पे for the supply of food grains and for the supply of heavy machinery, transport, equipments, machine tools and etc. Now India used to depend on other countries for the supply of these goods. And they used to also exploit us and influence our economic policies. Now अगर हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती थी एंड हमें एक्सप्लॉइट करती थी. सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि सेल्फ रियलाइंस हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि हमें दूसरों पे डिपेंड ना करना पड़े एंड हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो भी चेंज ना हो. बिकॉज हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, बट अगर हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस नहीं मिली है तो ये इंडिपेंडेंस मीनिंगलेस है, ये इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट है. सो इसीलिए हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ रियलाइंस, जिससे कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करें. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स कि जो भी एसेंशियल कॉमोडिटी हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, हम अदर कंट्रीज से ले रहे हैं, उसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें. प्लस एक्सपोर्ट प्रमोशन करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ एंड हमारी इंडिया सेल्फ रियलाइंट बन जाए. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स हमारा ये जो सेल्फ रियलाइंस है ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हमारे 5-year प्लान का. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोल और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान. Now the next goal of 5-year plan was equity. Now equity focuses on attaining economic and social equalities. Plus ये भी ध्यान रखता है कि जो हमारे backward और weaker section of the society है उसका upliftment हो. Now it also focuses on reduction of regional inequalities. जो भी regional inequalities है वो भी ख़त्म हो जाए, वो equity ध्यान रखती है. And it also based on socialistic pattern of society. Now this is very important. Socialistic pattern of society क्या होता है? जहाँ पे each member of the society get equal opportunity in terms of food, in terms of nourishment, in terms of healthcare facility. यानी कि जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको equal opportunity मिल रही है irrespective of their caste, creed, gender, etc. Okay, so equity is divided into two parts, that is equal distribution and इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उनमें इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, चाहे एक डॉक्टर की भी वही सैलरी हो जो एक क्लर्क की हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. इससे जस्टिस नहीं होगा, सोशल जस्टिस का जो हमारा मोटिव है वो प्रिवेल नहीं होगा. नाउ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. नाउ अगर इक्विटी होगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड दिस ग्रोथ विल बी कॉल्ड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. नाउ ये जो हमारी इक्विटी है जो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगी, सो इससे हमारी ग्रोथ भी होगी एंड इससे हमारी सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव होगा. नाउ ये थे हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. अब हम बात करेंगे कि हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड हमारे प्लान वाइज जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या क्या थे. सो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो प्लान टू प्लान वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सिचुएशन. उस करंट टाइम में इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग प्लान बनाए जाते हैं या इनिशिएट किए जाते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे. नाउ आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लान वाइज ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं फ्रॉम 1st ईयर प्लान टू 12th ईयर प्लान, जिसमें एक साइड में आपको प्लान एंड पीरियड दिखाई दे रहा है एंड दूसरी साइड में उस प्लान का फोकस क्या है या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम बात करेंगे. नाउ जब 1st ईयर प्लान इनिशिएट किया गया था इन April 1, 1951 टू 31 मार्च 1956, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन फेस कर रही थी. मतलब हमारी इकोनॉमी में फूड ग्रेन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी.
तो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान किस पे फोकस कर रहा था? हमारा फर्स्ट ईयर प्लान फोकस कर रहा था कि हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो उस प्रोडक्शन की, इनकम की एंड वेल्थ की। नाउ फर्स्ट ईयर प्लान के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने के बाद, अचीवमेंट पाने के बाद, हमारे प्लानर्स ने उनका फोकस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर दिया। सो सेकेंड ईयर प्लान was initiated on April 1, 1956 to 31st March 1961 and now इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था to increase in agriculture, industrial production and heavy development of heavy industry। now क्योंकि हम एग्रीकल्चर में इंक्रीमेंट ला चुके थे थोड़ा बहुत, तो हमारे प्लानर्स का फोकस शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ द थर्ड प्लान वाज इनिशिएटेड ऑन April 1, 1961 to 31st March 1966 जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा फोकस कहाँ था? फॉर द नीड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि एक सिचुएशन बन जाए फुल एम्प्लॉयमेंट की एंड सब लोगों को काम मिले। नाउ आफ्टर द थर्ड प्लान 3 एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए। एनुअल प्लान्स मीन्स एक साल के लिए जो होता है। नाउ 3 एनुअल प्लान्स मीन्स 3 years के लिए था। सो इट वॉज बिटवीन April 1, 1966 to 31st March 1969। After that, the fourth plan was initiated. It was launched on April 1, 1969 to 31st March 1974. Now, इस प्लान का फोकस था on price stability and fuller utilization of manpower ताकि वो process of growth में help कर सके या participate कर सके। Now, the fifth year plan was launched on April 1, 1974 to 31st March 1979 जिसमें फोकस किया गया था टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसका फोकस था कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जाए। नाउ इसके बाद एक और एनुअल प्लान हुआ था दैट वाज लॉन्च्ड इन April 1, 1979 to 31st March 1980। देन सिक्स्थ ईयर प्लान लॉन्च हुआ था ऑन April 1, 1980 to 31st March 1985 जिसका फोकस था ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बट इसका मेन फोकस कहाँ था? एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सेवेंथ ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड on April 1, 1985 to 31st March 1990 जिसका फोकस था, जिसने स्ट्रेस किया था ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए एंड इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है? बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एंड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को छोड़ के। देन अगेन 2 एनुअल प्लान लॉन्च किए गए थे फ्रॉम April 1, 1990 to 31st March 1992। उसके बाद 8th ईयर प्लान लॉन्च किया गया था ऑन April 1, 1992 to 31st March 1997 जिसका मेन फोकस था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब बेसिक एजुकेशन तो एटलीस्ट सबके पास हो, चाहे वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो या चाहे वो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो। प्लस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जितने भी लोग हैं उनको काम मिले एंड उनका पूरा यूटिलाइजेशन हो, प्लस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट प्लान, 9th प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन April 1, 1997 to 31st March 2002 जिसका मेन फोकस था कि ग्रोथ हो बट विथ प्राइस स्टेबिलिटी एंड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट भी हो, प्लस एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी भी आए। मतलब बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी तो उस पर भी चेक किया जा रहा था एंड ताकि एनवायरनमेंट हार्म भी ना हो वो भी
इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। देन द नेक्स्ट 10th ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन April 1, 2002 to 31st March 2007, जिसका मेन फोकस था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर एंड बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, प्लस उनका कंजप्शन लेवल भी इम्प्रूव किया गया, एंड ऑल्सो बाय द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, और उस ग्रोथ की प्रोसेस से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। देन द 11th ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन April 1, 2007 to 31st March 2012, जिसका मेन टारगेट था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो, प्लस जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव किया जाए, प्लस एजुकेशन प्रोवाइड हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, एंड ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन हो एंड जॉब क्रिएशन हो, ताकि हाई क्वालिटी ऑफ जॉब मिल सके लोगों को। एंड देन द 12th ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन April 1, 2012 to 31st March 2017। नाउ इसका मेन फोकस था फॉर द नीड ऑफ सस्टेनेबल एंड एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबिलिटी भी आए एंड इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो। सो दीज वर द शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। हमने फाइंड आउट किया कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स थे वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ बिल्कुल सिंक में थे, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे थे। प्लस जो इंडियन प्लानर्स थे उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव्स रीडिफाइन किए ताकि ये जो प्लान है वो सिग्निफिकेंट रहे, वो इम्पॉर्टेंट रहे, प्लान वाइज उनको रीडिफाइन करते गए। एंड उनका मेन मोटिव क्या था? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी बोलते हैं। नाउ आज के वीडियो में हमने बात की कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे या शॉर्ट टर्म गोल्स क्या थे, एंड हमने ये भी देखा कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स क्या थे, एंड ये जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स इम्प्लीमेंट हुए थे इनका कितना अचीवमेंट हुआ एंड कितना फेलियर हुआ, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या अचीवमेंट्स थे एंड क्या क्या फेलियर्स थे। सो टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।